अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाजरीन, पीडीएम के इत्तेहाद में दरारें पड़ती हुई नजर आ रही है। पीडीएम ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के हवाले से बात की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती है। पीडीएम खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून ने यह पीपल्स पार्टी से दरखास्त की थी कि वो ज़िमनी इंतखाबात में खुला मैदान छोड़ दें पीटीआई के लिए और ज़िमनी इंतखाबात में खुद हिस्सा ना लें। लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया है। उन्होंने एक तरफ तो कह दिया है कि वो उम्मीदवारों से मुशावरत करेंगे, दूसरी जानिब लाहौर में उनकी जारहाना तौर पर इंतखाबी मुहिम जो है वो भी जारी है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने महंगाई मार्च कर रही है और जल्द इलेक्शन का साथ ही वो मुतालबा कर रही है। मईशत की हवाले से अगर बात की जाए तो वो भी मामला बिल्कुल ठीक नहीं है। पंजाब में आटे का बहरान जारी है, क्राइसिस चल रहे हैं और फ्लोर मिल्स मालिकान जो है उन्होंने हड़ताल की कॉल भी दे दी हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तर्जुमान बिलावल भुट्टो जुल्फिकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का जी। सर, बताएगा कि पीडीएम मासवाई पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट क्यों कर रहे हैं, क्या सियासी हिकमत अमली है? देखिए, अभी तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका ये जो सवाल है इसमें तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीडीएम की जो जमातें हैं, पीडीएम का एक वफद पीपल्स पार्टी को उसने रिक्वेस्ट की है कि आप ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से अभी तक कोई ऐसा अहम फैसला नहीं हुआ या कोई इसके ऊपर हिकमत अमली नहीं बनाई गई कि जिसके ऊपर हमने कोई ये सोचा हो कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। और इसमें इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बोर्ड को हेड करते हैं एज ए चेयरमैन, उन्होंने तमाम पार्टी के रहनुमाओं से और जो तमाम कैंडिडेट से मुशावरत के बाद ये फैसला करेंगे कि आया कि हमने इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं। अगर इलेक्शन में जाते हैं तो हम बिल्कुल इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। इस चीज का फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तमाम लोगों की मुशावरत के बाद करेंगे। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक ये फैसला मुसद्दका नहीं है, ये इसकी मतलब आप तरदीद एक किस्म की कर रहे हैं। जो अभी तक खबरें फैली हुई हैं कि मौलाना फजल रहमान इसमें आर्बिट्रेशन किए हैं, उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि नून लीग जो है वो बाइकआउट करने का ऐलान करती है और पीपल्स पार्टी जो है वो ये स्पेस नहीं देना चाहती दोनों में, यानी केपीके में भी और पंजाब में भी, क्योंकि इलेक्शंस अगर होने हैं, क्योंकि अदालत का फैसला आ गया है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने का, तो अब तो 65 दिन रह गए होंगे। सो इस पर आप क्या फरमाते हैं सर कि नून लीग ने का क्या फैसला है और पीपल्स पार्टी किस तरफ जाएगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस चीज के ऊपर यकीन रखती है, बिलीव करती है कि इलेक्शन जिस किस्म का भी हो, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए और हमें कभी अपने सियासी मुखालफिन को स्पेस नहीं देनी चाहिए। हम ग्राउंड पे इलेक्शन जीते हारे जो भी हो, हम इलेक्शन कंटेस्ट करें, क्योंकि हमने माजी के तमाम आप इलेक्शंस को देख लें 88 से लेके 2018 तक के, तो उसके अंदर कोई इलेक्शन हम जीते हैं, कोई हारे हैं, कुछ हमें हरवा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद हम फाइट करते रहे और ग्राउंड पे हैं। इसी जो फिलॉसफी है उसको माइंड में रखते हुए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस चीज पे समझती है कि हमें ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ना चाहिए और सियासी मुखालफिन को वो स्पेस नहीं देनी चाहिए जिसकी वजह से आके वो एक जो है एक्स्ट्रा स्पेस ले जाते हैं और वो माइलेज ले जाते हैं। और हमें ग्राउंड पे फाइट करना चाहिए। मैक्सिमम यही होगा कि हम हार जाएंगे, लेकिन हारने से ये तो नहीं होगा कि मैदान में नहीं थे, हमें तो फाइट करनी चाहिए। अच्छा और सर, इस इसी चीज के ऊपर हम बिलीव करते हैं और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, मौलाना साहब का, पीडीएम की बाकी जमातों का हम बहुत एहतराम करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, इज्जत रवादारी की सियासत पे बिलीव करते हैं और उनका अपना नुक्ता नजर हो सकता है, वो अपने नुक्ता नजर से हमें आगाह कर सकते हैं, अपने स्ट्रेटजी और हिकमत अमली से हमें बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीडीएम के साथ वो अलायंस में है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सर, यहाँ मैं रोकना चाहूंगा, यहाँ आपको यहाँ इसकी वजह से पीडीएम बनी और यहाँ पे हम आइंदा जो भी इलेक्शन होगा पीडीएम के साथ मुशावरत और उनकी बात को जरूर सुनेंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि क्या है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला खुद करना है आइंदा इलेक्शन के हवाले से और वो उसकी बड़ी लीडरशिप अपने सीनियर कायदीन की मुशावरत से मिलकर करेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपने की कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का अलायंस, उनका साथ अलाय है, लेकिन
उनका हिस्सा नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ सर? सर, आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूंगा। ये जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म बना था, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने ही तमाम जमातों को इकट्ठा किया था कि इमरान खान साहब से मुल्क नहीं चल रहा, मईशत नहीं चल रही, डिप्लोमेटिकली फेल कर दिया है, आप आए, हम तहरीके में इत्तेमाद करते हैं। उस टाइम पे तमाम जमातों को उन्होंने इकट्ठा किया था, लेकिन उस टाइम पे पीएमएलएन और दीगर जमातें वो इस हिकमत अमली से नहीं थी, और कुछ अरसा साथ काम करने के उन्होंने यानी वही नेशनल रिकंसिलिएशन का फॉर्मूला से अलहदा कर दिया था। नेशनल रिकंसिलिएशन का फॉर्मूला उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने उसके बाद फिर एक साल बाद पीडीएम को अपने साथ लाए किया, सारी जमातों को जोड़ा, पीपल्स पार्टी उनका हिस्सा बनी और फिर तहरीके में इत्तेमाद की और एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आई। आईनी और कानूनी तरीके से तहरीके में इत्तेमाद के जरिए खान साहब को घर भेजा और फिर हम नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा बने। अब पीडीएम जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें पीपल्स पार्टी उसकी एक अलाय है, और कोलिशन जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है। अच्छा सर, ये मैं नेशनल रिकंसिलिएशन, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं नेशनल रिकंसिलिएशन को भी समझता हूं और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं तारीखी हवाले से अगर देखूं कि पीपल्स पार्टी के नजरियाती तौर पर आज तक वो ऑफेंस स्ट्रेटेजी पर रही, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो थे वो ऑफेंस पर रहे। फिर जब वक्त का तकाजा बदला और 90 के बाद बेनज़ीर साहिबा ने जो है, बेनज़ीर साहिबा जो शहीद हैं, उन्होंने जो नेशनल रिकंसिलिएशन की बात की और उसके अंदर कई जगह के ऊपर नून को आप फ्रंट बनाकर उनको गवर्नमेंट में आने दिया ताकि किसी किस्म की बदमज़गी ना पैदा हो, यानी माशी तौर पे जो है वो डिलेमेंट ना आए, मुल्क तरक्की की राह से जो है नीचे ना जाए। तो सिर्फ इक्तदार की हवस नहीं देखी उन्होंने, कई मामलात के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये बात दुरुस्त है। अब मुझे सर ये एक और चीज भी नजर आती है कि पीडीएम और नून की, यानी पीडीएम कर लेते हैं या उनमें से दो मेन पार्टीज जो हैं उनके अंदर, यानी नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों की सोचें बड़ी मुख्तलिफ और मुतजाद रस्तों पे जा रही है। मुझे तो कंफर्म लग रहा है, क्योंकि पीडीएम कहते हैं या नून लीग कहते हैं, नून लीग जो है वो किसी भी सूरत जो है वो इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती, जो अब तक के तमाम जो है वो लिटमस टेस्ट कह रहे हैं। और जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने एक दफा भी बयान ये नहीं दिया कि वो किसी जगह भी पीपल्स पार्टी यानी पीटीआई को स्पेस देगी। तो इस मामलात के, और फॉरेन फ्रंट पे भी देखें कि जो रशिया के मैटर के अंदर भी मुतजाद ख्यालात जा रहे हैं। इधर वो कहते हैं कि नेशनल वो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर बात हो रही है, भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं हो रही। अफगान मैटर के ऊपर भी पीडीएम की, ये नून लीग की सोच और है और पीपल्स पार्टी की सोच और है। तो ये इलेक्शन में अब क्या होने जाएगा सर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट जमात है, हमारी अपनी पार्टी की पॉलिसी, अपना मैनिफेस्टो है। ये जब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम पे जो मेन एजेंडा था वो ये था कि पाकिस्तान को सियासी और मुआशी और डिप्लोमेटिक जो क्राइसिस पाकिस्तान जिसमें आइसोलेट होकर रह गया था, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को उससे निकालना था। तो जिसके लिए तमाम जमातों को इकट्ठा किया गया और उनको बताया गया कि आप आए, हम सारे स्टेक होल्डर्स मिलके बैठते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर वो तब्दीली उस वक्त ना आती आईनी और कानूनी तरीके से, तो पाकिस्तान अब तक डिफॉल्ट कर गया होता, क्योंकि खान साहब के अंदर ना तो काबिलियत थी, ना अहलियत थी, और ना उनके अंदर ऐसा कोई तजर्बा था जिससे वो मामलात को संभालते। तो लिहाजा उससे आगे की तरफ चलते हुए मुस्लिम लीग नून एक जमात है, पीडीएम की बाकी जमातें अपनी अपनी जो है वो मैनिफेस्टो रखती हैं और हम उन सब की इज्जत और एहतराम है, लेकिन उन्होंने अपनी सोच रखी है। आसिफ जरदारी साहब कहा जा रहा है सर, कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो, मैं उसको मुख्तलिफ लफ्जों और नामों से याद किया जाता है, मैं उस तरह की कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, यानी पत्ता खेलना या खेल या चाल। तो ये बताइए कि जो जरदारी साहब जो हैं वो किस तरह की स्ट्रैटेजी खेलना चाह रहे हैं? मतलब अब जो नून लीग है, मतलब अगर वो इलेक्शन में बाइकआउट करती है और वो इलेक्शन में नहीं होते तो पंजाब के अंदर वो कॉन्टेस्ट करते हैं। पीपल्स सम हाउ द अदर पीटीआई की जो है वो स्ट्रीट पावर भी अब ज्यादा हो गई है, हल्के भी बढ़ गए हैं, यूसी के अंदर भी ताकत कह रहे हैं कि हो रही है। आई डोंट नो, पॉपुलैरिटी और वोट पोलिंग जो है वो दो फर्क चीजें। तो अब आप क्या कहेंगे कि नून लीग बाकायदा तौर पे अगर वो बाइकआउट भी करती है तो पूरा साथ देगी नून पीपल्स पार्टी का, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो डेफिनेट इलेक्शन लड़ने हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था, ये जो आपका सवाल है इसी तरफ मैंने आना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें तमाम जमातों का एहतराम करती है, हर जमात का अपना एक हिकमत अमली है,
अपना उसकी फिलॉसफी है, अपना मैनिफेस्टो है, उनकी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फैसला खुद करती है। दो कि वो इस टाइम हुकूमत के साथ कोलिशन में है, लेकिन हुकूमती जो मामलात हैं वो एक फर्क चीज है, और जो पार्टी के मामलात हैं वो फर्क है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें ग्राउंड में जाके इलेक्शन लड़ना चाहिए, और कल को मैं ये समझता हूं कि अगर पीटीआई को हम थोड़ा सा रास्ता दें और उनके मुकाबले में ना खड़े तो वो इलेक्शन जीतेंगे। हालांकि अभी आपने जो एक बात की है कि पॉपुलर वोट में और विनिंग वोट में फर्क होता है, हम भी यही समझते हैं कि पॉपुलर वोट में और विनिंग वोट में फर्क है। अगर उनके पास इस टाइम कलेक्टिव स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर यूसी और हर हलके में उनके पास विनिंग वोट हो। अच्छा, वेरी लास्ट तो ये क्वेश्चन इलेक्शन डे वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वोट होता है जो कैंपेन के दौरान में एक्टिवेट होता है, न्यूट्रल वोट होता है, वो स्ट्रेटजीज मैनिफेस्टो देख के वोट डालते हैं, और फिर वो उनकी कनेक्टिविटी, लोगों के साथ जाती ताल्लुक और क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी लोग वोट डालते हैं। तो बहुत सारा वोट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है। ये नहीं है कि जो पॉपुलर हो उसी को सारे वोट पड़ जाते हैं। इस तरह तो बहुत सारे इलेक्शनों में। अच्छा, वेरी लास्ट क्वेश्चन, आई वांट योर टेक ऑन दिस सर। ये फरमाइएगा कि अदालत का फैसला आया है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट है और वो कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल रखे कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है, और बहुत भी कोई जो है वो अजीबोगरीब मामलात पैदा हो जाएं तो 21 दिन का जो है वो मैक्सिमम आपको जो है वो गैप दिया जा सकता है, एक्सटेंडेड। तो फरमाइएगा कि आप लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि ये इंटरिम गवर्नमेंट है और उसको प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए, इन यानी विद एडिशन के जो नून लीग खास तौर पे कोशिश कर रही है कि मईशत के नाम के ऊपर, इंसर्जेंसी के नाम के ऊपर, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, डिलेमेंट के नाम के ऊपर, और इलेक्शन और पैसा ना होने के इंतखाबात के ऊपर 40 लाख अरब रुपए लगेगा, चुनाचे वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये मुख्तलिफ हीले बहाने जो बना रहे हैं, तो आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते कि इलेक्शन अब होने चाहिए और इंटरिम गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है यानी बड़े कैनवस के बिजनेस के ऊपर यानी इंटरवीन करने का? फरमाइएगा। देखिए, हमारी लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस बात के ऊपर अपना बयान, पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहेगी कि इलेक्शन टाइम पे हो, ना उससे पहले हो ना उसके बाद हो। और हम इस चीज पे बिलीव करते हैं, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे फाउंडर ने ही बनाया था, और हम इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि जो इलेक्शंस है वो जो गिवन टाइम पीरियड है उसके अंदर होने चाहिए, पर प्रोवाइडेड कि जिन अथॉरिटीज ने और इंस्टीट्यूशंस ने इलेक्शन करवाने हैं वो उनके अंदर इतनी सख्त हो कि वो इलेक्शन करवाएं और आइन को फॉलो करें। अगर उसके अंदर कोई इम्पेडिमेंट्स या कोई और रुकावटें आती हैं तो उसका तो अब हमें अनफोर्सीन रुकावटों का तो नहीं पता। जैसे लास्ट 2008 के अंदर आप देखें कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को इलेक्शन से पहले शहीद कर दिया गया, तो इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। उस टाइम पे 90 डेज से इलेक्शन ऊपर चले गए थे। तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं और क्वेश्चंस हैं जो कि हों, लेकिन इस सारे मामले के अंदर भी सारी चीजों को समझते हुए, देखते हुए, गिवन all kind of situations and conditions and circumstances on the ground reality, हम ये समझते हैं कि जो आइन और कानून कहता है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अच्छा सर, आपकी विसातत से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप बिलावल भुट्टो के साहब के स्पोक्स पर्सन भी हैं, और मैं ये कहूंगा कि एक तो ये कि मीडिया के ऊपर मैनिफेस्टो के साथ पूरी पीपल्स पार्टी के बहुत कम लोग आते हैं और वो कोई ज्यादा खास तवज्जो इस बात पर नहीं देते। तो आपको क्या लगता है कि बिलावल साहब को ये स्ट्रैटेजी और बाकी तमाम जो लीडरशिप से मिलकर ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे कैंपेन भी है और मंशूर भी है? नून लीग ने जबरदस्त मार खाई है, हालांकि वो पंजाब उनका था, और पीपल्स पार्टी अब ये बहुत जबरदस्त गेम बना सकती है अगर वो अपना मंशूर और लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात और अच्छे गुफ्तगू के साथ, यानी जो तरीकाकार पीटीआई ने अपनाया था कि एरोगेंस का, कि किसी भी मीडिया को टाइम नहीं देना, फला नहीं करना, तो आपको लगता नहीं है कि ये स्ट्रेटेजीज बेहतर होनी चाहिए और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने मजबूत मंशूर के साथ ऊपर आने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये समझती है कि आइंदा इलेक्शन हमने लड़ना है उसमें मोस्ट लाइकली पीएमएलएन और बाकी पार्टियां भी हमारे मद्दे मुकाबल होंगी, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्शन है वो हमने एक दूसरे को बुरा या भला कह के नहीं लड़ना, हमने अपने अपने मंशूर पे लड़ना है। इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक पार्टी की मंशूर कमेटी बनाई हुई है, वो मंशूर के ऊपर काम कर रही है, और आइंदा इलेक्शन में हम जब भी जाएंगे
अपने मैनिफेस्टो पे जाएंगे और अपने उन एजेंडे के ऊपर जाएंगे कि हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर चीजों को बेहतर करना है और लेकिन डिलीवर करना है। सर हर जैसे जमात शहीद अगर मोहतरमा अपने हर जमात अगर अपने नजरिए पर स्टैंड लेगी तो फिर इत्तेहाद कहाँ जाएगा? उसमें तो दरारें नहीं आ जाएंगी, आपको नहीं लगता? देखिए, ये जो इत्तेहाद है, ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट इस टाइम पे है। जैसे ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, तमाम जमातें अपने अपने जो हिकमत अमली है और अपने अपना मैनिफेस्टो है उसको लेके ग्राउंड पे जाएंगी। ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई लार्जर इंटरेस्ट या कोई ऐसी चीजें हैं कि कोई बेहतर सूरत हाल के ऊपर तमाम पार्टियां लचक दिखाएं और वो कहें कि ठीक है जी, हम को बराबर की सीटों के ऊपर मामला कर लेते हैं ताकि आइंदा भी हम कोलिशन ही बनाए, तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं मुमकिन, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़वाना है और ग्राउंड पे, और जीतने के बाद फिर सारे ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके फिर आइंदा के लिए इकट्ठे बैठ के एक कोलिशन या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को बनाएंगे और फिर सर आपका पॉइंट पाकिस्तान और तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे लेके चलेंगे, क्योंकि यही पाकिस्तान का वाहिद हल है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पार्टीज इकट्ठे होकर पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सके। थैंक यू सो और मच पाकिस्तान के अवाम को रिलीज दिला सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। रानवा पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, सीनियर तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम कहेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो आपने जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से जो लिखा, उसके बाद उन्होंने एक व्लॉग बनाया, उसमें अपने ही किए गए इंकशाफात जनरल रिटायर्ड बाजवा के हवाले से, उनके इंकशाफात से वो मुकर गई। तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, और क्या जब जिस तरह से उन्होंने फिर उसके बाद एक व्लॉग अपना बनाया है और उसमें उन्होंने तरदीद कर दी है, तो आपको क्या लगता है कि एक सहाफ़ी होने के तौर पर क्या ये मुनासिब है इस तरह से जनरल रिटायर्ड बाजवा के हवाले से इतनी बड़ी इंकशाफात, इतनी बड़ी बात कह देना? देखिए, मैं समझता हूँ अगर आप जावेद चौधरी साहब के कॉलम को, जो उससे पहले उन्होंने कॉलम लिखे, उसकी तसलसल को देखें तो उन्होंने उस मुलाकात का तज़किरा किया जो उनकी जनरल बाजवा के साथ हुई। अब मुलाकात के अंदर जो बातचीत होती है उससे समटाइम कुछ चीजें एज्यूम की जाती हैं, डायरेक्ट अल्फाज। तो जो चौधरी साहब ने लिखा, उनकी एग्जम्पशन थी कि मैंने अपनी गुफ्तगू में ये क्या है, हुआ होगा कि जनरल बाजवा ने कहा होगा कि आपने मेरे अल्फाज कोट क्यों किए हैं, या उनको ये एहसास हुआ होगा कि मैंने जो अल्फाज किए हैं वो मेरी राय हो सकती है, और मैंने ये सोचा होगा जनरल बाजवा इस किस्म की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीजें कोई मीडिया में कोई नई चीज नहीं है, लेकिन पूरे का अगर आप जायजा लें तो उससे तो ये बात वाज़ेह होती है कि इमरान खान साहब के साथ एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा भरपूर किरदार था। इमरान खान साहब ने जितनी जनरल बाजवा की तारीफें की हैं, पाकिस्तान के किसी जमहूरी हुक्मरान ने इतनी तारीफें नहीं की होंगी। अलबत्ता जैसा कि चूंकि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत एक पेज पर थी, हर बात पर मुशावरत थी, तो ये बहरहाल एस्टैब्लिशमेंट के पास ये राय मौजूद थी कि जो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस है या वफाक की हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है ये सही नहीं है। और फिर उनके नाराज अरकान जो जा रहे थे उस पे भी जो इमरान खान साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि हमसे अरकान असम्बली पार्लियामेंट में नहीं आते थे, हमें एजेंसी से कहना पड़ता था कि मेंबरान पार्लियामेंट आए और कानून साजी में हमारा साथ दें। यानी पीटीआई ने इस नाकामी को खुद तस्लीम किया हुआ है कि पॉलिटिकली इन चीजों को हैंडल नहीं कर सके। फिर जब DGI की तकर्री का मामला हुआ तो उस वक्त इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जनरल फैज को जो है इमरान खान साहब रखना चाहते थे, इसका भी वो खुद कर चुके हैं। या तो इमरान खान साहब ने इन चीजों से इनकार किया, वो खुद जनरल फैज को DGI कंटिन्यू करवाना चाहता था, लेकिन जो है जनरल बाजवा उनको पेशावर कमांडर भेज रहे थे और जनरल को DGI तैनात कर रहे थे। इस पे जो डेडलॉक हुआ वो भी पूरी कौम के सामने है। तो मैं समझता हूँ फिर ये दूरियां जब बढ़ गई तो उसके बाद जो है जनरल बाजवा ने बिल्कुल हुकूमत के ऊपर से हाथ उठा लिया, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई। तो उस वक्त जनरल बाजवा ने कहा कि हम किसी तरफ भी नहीं है, ना हुकूमत के साथ है ना अपोजिशन के साथ है। तो मैं समझता हूँ यही
काफी था इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए। तो जो लोग उस वक्त ये समझ रहे थे कि जनरल बाजवा और इमरान खान साहब एक पेज अपनी सत्ता खत्म हो चुका है, उस वक्त उन्होंने अपनी अपनी राह ले ली। अब ये इल्जाम लगाते हैं इमरान खान साहब कि चौधरी शुजात वगैरह को, या जितने MKM को, या जो वाप पार्टी थी उनको इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मेरा साथ छोड़ कर गए। लेकिन ये बात हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट के पीछे हटते ही इमरान खान साहब के जो खिलाफ लोग थे वो फौरी एक्टिव हुए और उन्होंने इमरान खान साहब को अदम इत्मीनान के जरिए हुकूमत से फारिग कर दिया। अब ये गिला एक जमहूरी जमात का, ये एक सियासतदान का करना, यानी क्या एस्टेब्लिशमेंट अगर उनके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक को रोक देती तो जनरल बाजवा बहुत अच्छे थे, क्या जनरल बाजवा उनके लिए इस्तेमाल होते रहते और अरकान असम्बली को उनके साथ रखते तो वो बड़े अच्छे थे। तो ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। वो जैसे भी किरदार में आए, जैसे भी हुकूमत उन्होंने हासिल की, लेकिन उसके बाद उनका रवैया पोलिटिकल रवैया नहीं था। उन्होंने अपने मुखालफिन को पहले दिन से चोर डाकू कहकर अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया और उनके रास्ते बंद किए, उनके अरकान को जेलों में भेजा। अच्छा, लेकिन ये बात था जो जेल ना गया। तो इमरान खान साहब ने जब ऐसी सूरत पैदा कर दी तो अपोजिशन को ये मौका मिला कि जो ही ये एक पेज फटा है उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को फारिग कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के हवाले से जो जवेद चौधरी साहब ने, ये जवेद बाजवा साहब ने लिखा है, ये इमरान खान साहब का बयानिया तो बदलता रहा है। कभी अमेरिकी साजिश थी, कभी जवेद बाजवा साजिश कर रहे थे, कभी वो कहते मेरे खिलाफ वोट आसफ अली जरदारी ने खरीदे हैं। यानी आपको ये भी याद होगा, डॉक्टर साहब बैठे हैं, जब नूर आलम खान हर पार्लिमानी पार्टी में इमरान खान साहब से लड़ाई किया करते थे, क्या वो जनरल बाजवा के कहने पर किया करते थे या अमेरिका के कहने पर किया करते थे? इमरान खान साहब ने नूर आलम खान जैसे बंदे को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं की। राजा रियाज नाराज हुए, उनको मनाने की कोशिश नहीं की। तो ये दूरियां बढ़ती चली गई सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब समझते थे कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ है तो अगले 10 साल तक उन्हें इक़्तिदार से कोई नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि खान साहब तो अपनी सियासी नाकामी मानने को तैयार नहीं है। ये भी पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को तो ख़ास तौर पे पता है कि तमाम इदारों के अंदर वो मुकम्मल तौर पे फेल हुए हैं, लेकिन वो इस फेलियर को मानने को तैयार नहीं। और ये अब वो इसका कंपैरिजन 8 महीने की हुकूमत से करते हैं। ये भी हमने कहा कि सागदार साहब भी बहुत मुतमईन नहीं कर सके, ये बात अलग है, लेकिन खान साहब भी नहीं कर सके। अच्छा सर, जिस तरह उन्होंने ये कहा कि हमारी रीडिंग थी, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में कहा, इससे वो मुकर तो सकते नहीं, कि हमारी रीडिंग थी कि अगर ये लोग कुछ अरसा और रहे तो बहुत गलत साइड पर हम चले जाएंगे, पाकिस्तान जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि वॉइस ऑफ अमेरिका को इन्होंने एक अजीबो गरीब इंटरव्यू दिया जिसके अंदर कहा है कि अमेरिका का इसके अंदर कोई मामला नहीं था, ये सारा का सारा बाजवा था। अब वो क्या कर रहे हैं कि टोटल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूं समझ लीजिए कि टोटल उनके निशाने जो है वो बाजवा साहब पर है। बाजवा डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट वो जो है वो पूरा बयानिया बिल्ड करना चाह रहे हैं और वो अपनी बात से फिर दोबारा से यू टर्न ले रहा चाह रहे हैं कि अमेरिका के यानी एंटी अमेरिका उन्होंने कोई बात की ही नहीं थी। इस पर आप क्या फरमाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने एंटी अमेरिकन बयानिया हो, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया हो, अपने मुखालफिन के खिलाफ डाकू चोर का बयानिया हो, ये सारे बयानिए पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब, ये रियासत मदीना की तरह बात कर, ये कौन सा तस्वर है रियासत मदीना का कि जहाँ आप कहते थे कि मैं इक़्तिदार में आऊँ, चोरों लुटेरों से पैसे निकलवाऊंगा, लेकिन आपने एमएसटी स्कीम के जरिए काले धन को सफायद करने की इजाजत दी। यानी इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि आप एक तरफ रियासत मदीना का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ आप काले धन को सफायद करने के लिए एमएसटी स्कीम ला रहे थे। और इसी स्कीम के बारे में माजी में जब ये सियासी स्कीम आई, इमरान खान साहब उसकी हमेशा से मुखालफत करते रहे। अब इमरान खान साहब के कॉल और फेल में इतना तजाद है, अगर इस पे बात की जाए तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो समझते हैं कि शायद किसी एक जो है वो शख्स के बारे में बात कर दी गई है जो शायद गुनाहों से भी पाक है और जिसके अंदर दुनिया भर की तमाम खुसूसियात और खूबियां मौजूद हैं। दरहकीकत उन्होंने अपने इस मोमेंटम को बनाने की कोशिश की है पाकिस्तान के अंदर, और बहरहाल इसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी कसूरवार कहा जा सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ने भी पिछले अरसे में 2 बड़ी जमातों को, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज शामिल थी, डिस्क्रेडिट करने के लिए इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ एक भरपूर मुहिम लॉन्च की। मैं नहीं समझता कि उनके अंदर कोई कुताहियां नहीं होंगी, कमजोरियां नहीं होंगी, उन्होंने कोई गलत फैसले नहीं किए होंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर आज हम 2023 के मुसलमान की बात तो उसमें बेशुमार कमजोरियां इंफरादी तौर पर भी मौजूद होती है, इमरान खान साहब के अंदर भी मौजूद है। लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल ये समझना कि वो दुनिया के सबसे बदतरीन और बुरे लोग हैं और कुछ लोग अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करें, ये हमारा कौमी अलमिया है।
सही। हम खुद बड़े गलत काम करते हैं। मलिक साहब, एक और खास बात मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ आपके तवज्जो से, क्योंकि आपके पास बड़ी खास खबरें होती हैं। ये फरमाइएगा कि अब जैसे ये बदजुबानी तो चलती रही, और ये भी उनको, मेरे ख्याल में उनके हवारियों को पता चल जाएगा कि ये बदजुबानी इतनी इसलिए नहीं करनी चाहिए थी कि खान साहब जब हाथ उठाते हैं तो वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और लोगों को फेंक देते हैं। इनके मेरे ख्याल में करीबी लोगों को पता चल गया होगा। अच्छा, अब बात ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी, शेख रशीद और अब शौकत तरीन भी गिरफ्तार हो सकते हैं। FIA की खबरें। सर, ये शौकत तरीन साहब का जो है वो जिक्र भी हुआ है कॉलम के अंदर कि उन्होंने सऊदीया के अंदर क्या मामला किया था, और कोई बात थी कि उसको जो है वो वजीर खजाना न बनाया जाए, और इसमें कितनी सदाकत है, और ये जो इनके ऊपर केसेस बन रहे हैं उसकी रीजन मुझे तो समझ आती है, जरा मजीद मुझे भी और समझा दीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो केसेस बन रहे हैं, शौकत तरीन साहब के पास जो केस था उनका, उनके वजीर बनने से पहले उनके खिलाफ केसेस थे, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ झूठे केसेस थे। कोई बात नहीं, वो केसेस चलने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि अगर किसी के खिलाफ केसेस हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसका सामना किया जाना चाहिए। लेकिन आज की हुकूमत अगर कोई केस बनाए और उसका मकसद लोगों को विक्टिमाइज करना, वो भी गलत है। माजी की हुकूमत ने अगर लोगों को विक्टिमाइज करने के केसेस बनाए, वो भी। इसी वजह से इस मुल्क के अंदर आप लोगों का एहतसाबी अमल के ऊपर से एतबार उठ चुका है। लेकिन ये सिलसिला तो इमरान खान साहब ने शुरू किया था ना सर? मैं समझता हूँ इसका सिलसिला बहुत पहले शुरू हुआ था। ये अयूब खान से लेके अगर आज तक की तारीख उठा के देखें तो हर दौर में हमने सियासी बाजू मरोड़ने के लिए मुख्तलिफ जो है वो हरबे इस्तेमाल किए। जनरल मुशर्रफ दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ने उनकी मफरत करे। तो जो पीपल्स पार्टी पेट्रियार्ड बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई, पीपल्स पार्टी का बाजू मरोड़ के एक पेट्रियार्ड बना दी गई। ये मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जो बनाई गई थी, जो आज जमहूरियत के चैंपियन है, ये भी इसीलिए बनाई गई थी कि इनको भी कहा गया कि भाई आपके खिलाफ तो कोई केसेस नहीं हुए, आइए आप मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म बनाइए और मियां नवाज शरीफ से कर दीजिए। तो ये हम एक गलत फैसले करते रहे हैं। अब उस तसलसल को मेरे ख्याल में एक वक्त आया था कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज ने ये डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे के खिलाफ विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। ये होना चाहिए। लेकिन अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, ये फरमाइएगा कि अब फजल रहमान साहब ने भी एडअप होकर बात करने की कोशिश की है, आर्बिट्रेशन की है, और उन्होंने नून लीग को मनाया कि वो बायकॉट ना करें। ये खबर कितनी हद तक दुरुस्त है कि नून लीग बायकॉट करने वाली, और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम ये इमरान खान साहब को गैप नहीं देंगे कि वो उसको फिलअप करें। तो आपको क्या लगता है कि ये अगला लाहे अमल क्या होगा? और जो अदालत ने भी फैसला किया कि 90 दिन के अंदर जो है वो फौरी इलेक्शन करवाए दें, यानी अब उसके अंदर तो तकरीबन 60-65 दिन ही रह गए होंगे। तो फरमाइएगा कि अगला लाहे अमल का क्या लगता है सर पीपल्स पार्टी? मैं समझ रहा हूँ बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल है डॉक्टर साहब। मुल्क 3 बड़े मसाइल से दो-चार है। एक टेररिज्म है, दूसरा आपके इकानमी का बहुत बड़ा क्राइसिस है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, और तीसरा आपका पॉलिटिकल क्राइसिस है। ये 3 क्राइसिस इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट हो, इस वक्त की हुकूमत हो, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। इमरान खान साहब इस को जो है वो एक साइड पर रखते हैं। वो समझते हैं बस इलेक्शन हो, जैसे भी हो, पहले पंजाब के हो जाए, फिर KPK में हो जाए, फिर मरकज में हो जाए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ये सूरत हाल अफोर्ड नहीं करता। एग्जैक्टली, क्योंकि लाहे अमल तो उनके पास है ही कोई नहीं, मईशत से निकालने का तरीका कार तो उनके पास भी मौजूद नहीं। के फैसले के बावजूद मुझे लगता नहीं है कि इंतखाबात बर वक्त होंगे। इंतखाबात इस वक्त करवाए जाएंगे तो बजट कौन बनाएगा, आप आलमी मालियाती इदारों के साथ आपकी बातचीत कौन करेगा, लोग इलेक्शन में चले जाएंगे तो आपके इंतजाम को चलाएगा कौन। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, जिससे अब मैं समझता हूँ कि लड़ना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन ये अब इलेक्शन वाला मामला बहुत रह गया है। ये जो 3 मैंने चीजें आपके सामने रखी हैं, ये इस वक्त इलेक्शन से बड़े क्राइसिस हैं जो भारत पाकिस्तान को सामने पड़ रहे हैं। ठीक है, सीनियर तज्ज़ियाकार नसीरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम कहेंगे आपको शो में। सर क्या ये बात ठीक है कि आटे को जरूरी अशिया की कैटेगरी में शामिल करने के हवाले से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दी है? जी यकीनन ये बुनियादी चीज है, चूंकि तमाम लोगों की आटा बुनियादी चीज है। जब आप उसमें जाते हैं तो 25 मन से ज्यादा आप मूवमेंट नहीं कर सकते। फ्लोर मिल इंडस्ट्री जो है उसका रॉ मटेरियल गंदम है, और गंदम की प्रोडक्ट जो है आटा मैदा फाइन है, जो आप सार्फिन तक पहुंचाते हैं, और जो इसको नाम स्मगलिंग का दिया जा रहा है, मैं माजरत से कहता हूं कि ये सब लोग होश के नाम लें। ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये बेसिक चीज है। आटा मैदा फाइन हर चीज हर इंसान की बुनियादी चीज है। ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्ट होती है फैक्ट्री से, ये दुकानदार से, और दुकानदार से सार्फिन तक।
ये ट्रांसपोर्ट होती है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाजायज है, ये फ्री मूवमेंट होनी चाहिए इसके ऊपर। जब से ये कदगने FIR और पकड़ तकड़ करते हैं, जैसे वैसे ही प्राइसेस बढ़नी ऊपर प्राइसेस जानी शुरू हो जाती हैं और लोगों को सफर करना पड़ता है। प्राइसें ज्यादा होने की वजह से अब देखें, आज से 2 माह पहले यही गंदम 32-33 रुपए मन बिक रही थी और पकड़ तकड़ हरासमेंट और कैप लगाने की वजह से ये 5200 तक चली गई। इस वक्त तकरीबन इसकी प्राइस 4200 रुपए मार्केट में चल रही है, लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर प्रोविंशियल बैन लगा हुआ है जो खत्म होना चाहिए। सर कीमतों के ऊपर बताइएगा कि ये कीमतों का तयन कौन करता है? मार्केट करता है, फ्लोर मिल एसोसिएशंस करती हैं, या ये हुकूमत की कोई बॉडी है वो करती है? नहीं, हुकूमत जो है ना, हुकूमत ने इस वक्त जो गंदम की खरीदारी की है 2200 रुपए मन के हिसाब से की है और वो 2300 रुपए मन के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। 100 रुपया वो जो खरीदारी है उससे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। अगर उनके अपने अखराजात हैं तो उसके मुताल्लिक तो गवर्नमेंट के अखराजात तो होते ही हैं, बाकी पूरी दुनिया में सब्सिडाइज करके वीट को रिलीज किया जाता है। जो बेसिक कमोडिटीज होती हैं वो लोगों को कम रेट पे दी जाती हैं। रेट फिक्स करना पंजाब गवर्नमेंट का काम है। वो जिस रेट पे हमें गंदम देते हैं, हम ग्राइंडिंग चार्जेस डाल के उसको आवाम को सप्लाई कर देते हैं। इस वक्त ग्रीन आटे की अवेलेबिलिटी पूरे पंजाब में वाफर मौजूद है। समय से बालातर है कि सेक्रेटरी मसूफ क्यों पकड़ तकड़ FIR और हरासमेंट क्यों फैला रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मुझे बताइए कि पिछली दफा भी हमने फ्लोर मिल एसोसिएशन से बात की थी, जिनकी बात करने के ऊपर जो है परवेज इलाही साहब ने एक्शन भी लिया था और उसके ऊपर जो है वो कोटा भी बढ़ा दिया था और हमारे ही प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात गई थी। आप सर ये फरमाएं कि गंदम भी आपने फरमाया कि वाफर तादाद में है, इंपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही, ये भी मुझे बताएं। स्मगलिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है, फिर इसके बाद ये भी मामला बन रहे हैं कि बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला जो सब्सिडाइज आटा है वो सरकारी थैला दस्तयाब नहीं है, जबकि 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम है। तो ये सर ये मामलात हो कहां से रहे हैं, जबकि गंदम भी वाफर है, आटा भी बना रहे हैं और फिर दुकानों पे भी अवेलेबल नहीं है? ये मामला है क्या सर? ये देखिए, ये आज से तकरीबन ये दिसंबर में ये इशू कर रहे थे 18,600 टन डेली। हमने 2 माह पहले से इनको शोर मचाना शुरू किया कि आप रिलीजेस बढ़ाएं, चूंकि ये टाइम बहुत ज्यादा गुजर चुका है। 6-7 माह गुजर चुके हैं, दिसंबर भी गुजर गया है, जनवरी का पहला अशरा चल रहा था। तो बार बार कहने के बावजूद जब रिलीजेस नहीं बढ़ाई गई और उसके बाद आपने देखा कि 2 माह पहले लोगों को कैसी तजलील में जाना पड़ा और सुबह हुआ, इन्होंने लाइनें लगी और बहुत मुश्किल से लोगों को आटा मिल रहा था और प्राइसें भी बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। उसके बाद जब उन्होंने 18,000 से बढ़ाकर इसको 26,000 पर, हमारी डिमांड थी 27,000 टन डेली इशू होना चाहिए। ओके, 27,000 टन इशू होना चाहिए। आप फरमा रहे हैं कि 27,000 टन इशू होना चाहिए। हाँ, लेकिन 26,000 इस वक्त करंट हो रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में ग्रीन आटे का कोई इशू नहीं, वाफर आटा मौजूद है। प्राइसेस तय करते हैं पंजाब गवर्नमेंट। तो फिर सर मिल क्यों नहीं रहा? आप ये बताएं कि रेट वो देते हैं उसी से हम सेल कर देते हैं। सर मुझे ये फरमाए, आटा चूंकि मार्केट में सस्ता है, ग्रीन आटा जो है उसकी वजह से उसकी डिमांड भी थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे आपने फरमाया कि आटे की कमी नहीं है, फ्लोर मिल बना रही है, गंदम का जो है वो बिल्कुल आपका जो कहत नहीं डला खुदा ना खास्ता, तो फिर ये बात क्यों आ रही है कि जैसे पंजाब में ये सेक्रेटरी खुराक पंजाब कह रहे हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे? कौन उनको ब्लैकमेल कर रहा है और वो किस तरह से ब्लैकमेल हो रहे हैं? और गंदम वाफर अवेलेबल होने के बावजूद, आटा अवेलेबल होने के बावजूद मिल क्यों नहीं रहा? सेक्रेटरी साहब माइंडसेट को लेकर आए हुए हैं। अगर वो पहले हमें एक तो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? पता नहीं वो क्या माइंडसेट लेकर आए हैं। जब तक हमारे साथ वो बैठेंगे नहीं, हम अपने तफजात और या वो उनके तफजात सुनेंगे नहीं, तो मसाइल कल कैसे हल होंगे? वो आते ही उन्होंने ज़हन बनाया हुआ है कि मैंने फ्लोर मिलों के ऊपर क्रैक डाउन करना है और इनको दीवार के साथ लगाना है। तो ये इंडस्ट्री किसकी है? ये इंडस्ट्री तो मुल्क की है ना। हम आटा बनाना आज से तो दाइयों से काम कर रहे हैं। ये आटा बनाना फ्लोर मिल इंडस्ट्री का काम है, बेसिक नेसेसिटी है, लोगों को प्रोवाइड हो रहा है, आटे की अवेलेबिलिटी है, कोई इशू नहीं है। तो फिर क्या माइंडसेट वो लेकर आए हैं? हम कहते हैं कि SOP जो हमने तय किए हैं फूड डिपार्टमेंट के साथ, उनके हिसाब से हमारे चेक एंड बैलेंस हमें
जो SOPs हैं उसके हिसाब से किया। ये कौन सी गलत डिमांड है? अच्छा ये बताएं, गंदम जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन हम मांग रहे हैं, ये कौन सी नाजायज बात है? क्या ये बातों में सर वन बाय वन सुनता हूँ, मुझे ये बताएं कि जखीरा अंदोजी क्या इसमें जखीरा अंदोजी का फैक्टर कितना है, कितने लोग ये जखीरा अंदोजी में मुलव्वस हैं, एक तो ये बताइए। दूसरा ये बताएं कि किस तरह की ब्लैकमेलिंग ये कह रहे हैं कि क्या आप लोग आटा जो है वो महंगे दामों बेच रहे हैं? और तीसरी ये बात बताएं कि ये जो प्राइस तय करनी है, जो कीमतें तय करनी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक, तो मार्केट ने तय करना होता है, तो ये सेक्रेटरी साहब क्यों तय कर रहे हैं? नहीं, वो ये जो प्राइसेस है ना, प्राइसेस चूंकि गवर्नमेंट वीट रिलीज करती है और वो प्राइसेस हम अपनी ग्राइंडिंग उसमें जब डाल लेते हैं तो उस हिसाब से प्राइस जो है ना फिक्स हो जाती है। ब्लैक मेलिंग का आंसर यही तो हम कह रहे हैं, जो हमारे जायज राइट है, हम अगर वो हमें टेबल पर आके जब वो सुनेंगे, उनके मसाइल हल करेंगे, तो फिर ये मामलात जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे। राइट्स के हवाले से आपने बात की, तो लाहौर के मिलर्स को योमिया 30 करोड़ जो है वो सब्सिडी दी जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि आटे बहरान, ये जो कंसेप्ट बनाया जा रहा है कि सब्सिडी मिलों को दी जा रही है, बिल्कुल गलत है। हमारी तो प्राइस डिमांड ही नहीं है। प्राइस जो है वो फिक्स करनी है 4,000 रुपया सिंध गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है, ये भी कर दें। हमने इन्हें कहा कि 23,000। सर हड़ताल की वजह और मुतालिबात बता सकते हैं आप, क्योंकि हमें तो जो जराए से पता चला वो यही है कि जरूरी अशिया की कैटेगरी में इसको शामिल करने की वजह से फ्लोर मिल्स जो है एसोसिएशन वो हड़ताल कर रही है। ये है कि SOPs हमारे तय है फूड डिपार्टमेंट और फ्लोर मिलों के, उसके हिसाब से चेकिंग की जाए और जुर्माने किए जाए, बेजा FIRs और पकड़ तकड़ और पैनिक क्रिएट ना की जाए, ताकि पैनिक की वजह से पैनिक बाइंग होती है, जब पैनिक बाइंग होती है तो मार्केट में शॉर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अच्छा सर, वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, आप समझे कि सेक्रेटरी आखिरी सवाल सर, तो उसमें सिक्योरिटी चाहिए ट्रकों में। आखिरी सवाल सर ये बताइएगा कि आप समझे कि ये सेक्रेटरी जो है खुराक उनके पास डायरेक्ट आपकी बात जा रही है, ये फरमाएं कि अगर मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो वो नहीं मान रहे, आप फरमाइएगा। देखिए, एक तो SOPs के मुताबिक हमें अमल दरामद करें जो फूड डिपार्टमेंट और फ्लोर मिल्स के दरमियान तयशुदा हैं। नंबर 2, निजी गंदम की मूवमेंट की इजाजत दें विद इन प्रोविंस और आउट ऑफ प्रोविंस। नंबर 4, जो ट्रक्स पे हम गंदम सप्लाई कर रहे हैं उनमें हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उसमें लूट मार का आंसर आ रहा है। हम ट्रकिंग पर सप्लाई नहीं देना चाह रहे। हमारा काम है, हमने डोर पे मिल के डोर पे सप्लाई देनी होती है। ये हम अवाम के मुफाद में ट्रकिंग पर सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें रॉबरी और लूटमार के वाकयात सामने आ रहे हैं, उसमें हमें सिक्योरिटी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये बातें सर सेक्रेटरी साहब तक पहुंचेंगी और हम चाहेंगे कि फ्लोर एसोसिएशन वाले और सेक्रेटरी साहब जो है इस मसले को फौरी हल करें, वरना इस तरीके से आटे की किल्लत जो है वो गरीबों के लिए परेशानी बन रही है। बिल्कुल। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा आटे बहरान और उससे मुतालिक जो हड़ताल की उन्होंने कॉल दी है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने, उसके मुतालिक वो जो है वो डिटेल शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।